नमस्कार। आज हम गाज़ा की मानवीय स्थिति और जो सहायता पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास पिछले आप कह लीजिए 2-3 महीनों से लेकर आज 7 जून 2025 तक की रिपोर्ट्स हैं। मतलब रॉयटर्स, एपी, वॉशिंगटन पोस्ट जैसी न्यूज़ एजेंसियों से भी और यूएन की जो संस्थाएं हैं जैसे ओचा और यूएनआरडब्ल्यूए, उनकी रिपोर्ट्स भी हैं। कोशिश यही है कि इन सब स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, जो हाल के घटनाक्रम है, उन्हें ठीक से समझें। शुरुआत एक थोड़ी विरोधाभासी सी खबर से करते हैं। एक तरफ तो अमेरिका गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जीएचएफ जिसे कहते हैं, उसके लिए $500 मिलियन की फंडिंग पर विचार कर रहा है, और दूसरी तरफ बिल्कुल कल की ही बात है 6 जून की कि इसी जीएचएफ को अपने सहायता केंद्र बंद करने पड़े। वजह खतरनाक भीड़ और हिंसा, और इसमें दुख की बात है 16 फिलिस्तीनी मारे भी गए। तो ये स्थिति थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जीएचएफ देखा जाए तो सहायता वितरण में एक अहम जरिया तो बन ही गया है, खासकर 19 मई से जब से काम थोड़ा तेज हुआ है। लेकिन ये जो हाल की घटना है जहां केंद्र बंद करने पड़े, ये साफ दिखाता है कि जमीन पर चुनौतियां कितनी कितनी बड़ी हैं। हाँ, ये सिर्फ भीड़ या हिंसा का मामला नहीं लगता, ये कहीं न कहीं उस हताशा को भी दिखाता है जो शायद संसाधनों की भारी कमी से पैदा हो रही है। सही बात है। और ये कोई अकेली घटना भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। कुछ वक्त पहले वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी, उनका भी एक मामला सामने आया था। उनको माफी मांगनी पड़ी थी एक सहायता वितरण के तरीके को लेकर जो काफी विवादास्पद रहा। उसमें सैन्य मौजूदगी की बात थी और रिपोर्ट्स थी कि 50 मौतें हुई और 300 लोग घायल हुए। हाँ, वो भी एक गंभीर घटना थी। और फिर वो भी हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र के 15 सहायता ट्रक लूट लिए गए थे। और ये सब तब हो रहा है जब हम लगातार सुन रहे हैं कि गाजा के करीब 23 लाख लोग वो भुखमरी के बिल्कुल कगार पे हैं। हाँ, और ये सारी घटनाएं हमें सीधे उस मुद्दे पर ले आती हैं कि सहायता पहुंचाना असल में कितना जटिल है, कितना खतरनाक हो सकता है संघर्ष वाले इलाकों में। ये सिर्फ चीजें पहुंचाने की बात नहीं है, इसमें सुरक्षा का सवाल है, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, स्थानीय ताकतों का क्या रोल है, और सबसे बढ़कर लोगों की जो चरम निराशा है, वो सब सामने आ जाता है। तो ये सवाल तो उठता ही है कि जीएचएफ हो या यूएन या कोई भी बाहरी एजेंसी, क्या वो बिना पुख्ता स्थानीय सुरक्षा और समन्वय के प्रभावी ढंग से काम कर ही सकती है? सही। और मानवीय स्थिति की जो पूरी तस्वीर है वो तो वाकई भयावह है। खबरें आ रही थीं कि लोगों ने ईद की नमाज भी उन मस्जिदों में पढ़ी जो खंडहर बन चुकी हैं। अकाल का खतरा बिल्कुल सर पर मंडरा रहा है, ये रिपोर्ट्स लगातार कह रही हैं। कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो अब 54,000 के पार जा चुका है। और अभी हाल में एक और घटना हुई, सहायता लेने के लिए जो लोग लाइन में लगे थे उन पर गोलीबारी हुई, उसमें भी 27 जानें चली गईं। जी। संयुक्त राष्ट्र की जो ओचा है, ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, उनकी ताज़ा रिपोर्ट भी यही बताती है 18 मार्च से 3 जून के बीच कि 6,40,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और 2,700 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं। ये आंकड़े सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाते हैं कि संकट कितना कितना ज्यादा गहरा है। और जब हम इन आंकड़ों को राजनीतिक पटल पर जो हो रहा है उससे जोड़कर देखते हैं, जैसे आपने अमेरिका की बात की, फंडिंग की, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो भी किया है। हाँ, वो भी है। तो ये फैसले जो हैं, इनका सीधा असर पड़ता है जमीन पर, लोगों की जिंदगी पर, उनकी मौत पर। नाकाबंदी जारी रहती है, कुपोषण बढ़ता है और हिंसा का जो चक्र है वो टूट नहीं पाता। इसी बीच एक और खबर है, थोड़ी अलग सी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ हलचल दिख रही है। जो जलवायु कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, वो एक मानवीय काफिले के साथ गाजा जा रही हैं, ऐसी खबरें हैं। अच्छा। तो एक तरफ जहां राजनीतिक स्तर पर शायद वो तेजी नहीं दिख रही, वहीं दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी से, कार्यकर्ताओं की तरफ से इस मानवीय त्रासदी पर ध्यान जा रहा है। हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। थनबर्ग का जाना ये दिखाता है कि ये संकट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, ये एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। और ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर एक नैतिक दबाव भी बनाता है, भले ही सरकारों के स्तर पर आम सहमति ना बन पा रही हो। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती? हमने देखा कि गाजा में जो सहायता प्रणाली है, खासकर जीएचएफ जैसे संगठनों के जरिए जो चल रही है, वो कितनी नाजुक है।
फंडिंग की बातें तो हो रही हैं, बड़ी रकम की भी, लेकिन जमीन पर सहायता पहुंचाना असल में बहुत खतरनाक और मुश्किल साबित हो रहा है। बिल्कुल। मानवीय जरूरतें, चाहे वो भोजन हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, वो बिल्कुल चरम पर है और मौतें और विस्थापन के आंकड़े लगातार बढ़ ही रहे हैं। सही। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो है वो बटी हुई सी दिखती है। कहीं सहायता के वादे हैं तो कहीं राजनीतिक वीटो और अड़चने हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब सहायता पहुंचाने के रास्ते में इतनी सारी नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां हों, जब सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी साफ न दिखे, अनिश्चित लगे, तो ऐसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में प्रभावी और सुरक्षित मानवीय हस्तक्षेप का भविष्य क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको और सुनने वालों को भी आगे सोचने की जरूरत है।